केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, पांडवों से लेकर आदि शंकराचार्य तक। आज इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ केदारनाथ यात्रा में कितने दिन लगते हैं, कितना खर्चा आने वाला है। तो कृपया करके वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको अपनी केदारनाथ यात्रा करने में बहुत आसानी आ जाए और इस वीडियो से आप सभी को बहुत ज़्यादा मदद मिल पाए। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ केदारनाथ यात्रा मैंने 2022-2023 में 2 बारी की हुई है, जिसके चलते मैं आपको पूरी जानकारी अपनी तरफ से देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपने साथ पेन और कॉपी या फिर कहीं पे अपना नोट डाउन कर लेना। पूरी यात्रा का मैं आपको जानकारी दूंगा, एक सरल भाषा में पूरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आप वहां जाके कंफ्यूज ना हो, जिससे कि आप अपनी यात्रा को बहुत आसान तरीके से कर पाएँ मेरी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने यात्रा करने से पहले कुछ नियम बनाए हुए हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। यात्रा रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, जो कि आपको चेकिंग होगा यात्रा के दौरान। एप्लीकेशन का नाम है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी। आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इसमें आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा किस डेट पे और कौन से महीने में आपको जाने वाले हैं, और रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करा सकते हैं। दोस्तों, ये तो थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन स्लॉट्स अवेलेबल नहीं मिल रहे हैं या फिर आपको ऑनलाइन करना नहीं आता है, तो आप हरिद्वार बस स्टैंड जा सकते हैं। आपको वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो में इस जगह पे 4 धाम यात्रा काउंटर बना हुआ है हरिद्वार बस स्टैंड के 4 कदम आगे दुकानों के पास। तो यहाँ से भी आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वाले काउंटर की मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ। मॉर्निंग में 9 o'clock 9 बजे खुल जाता है और शाम के 6 बजे तक यहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, जिसके लिए आपको आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, इन्हीं सब चीज़ों से आप अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर से करा सकते हैं। इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मैं हरिद्वार से ही यात्रा शुरू करने की देने वाला हूँ। अगर आप किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य से आ रहे हैं तो आप सीधा ट्रेन पकड़ के या बाय बस आप हरिद्वार आ सकते हैं। काफ़ी सारी ट्रेन की कनेक्टिविटी आपको काफ़ी सारे मेजर स्टेट से मिल जाएगी या फिर बसेस अवेलेबल मिल जाएंगी, जो कि आपको हरिद्वार उतार देंगी। तो आप सभी को बता दूं, हरिद्वार आपका पहला चरण है, पहला स्टेप है। कहने का मतलब आपको ऑल ओवर इंडिया से सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना है। और हरिद्वार के बाद कहाँ जाना है? हरिद्वार में पहुंचने के बाद पहले आप गंगा स्नान भी कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि गंगा स्नान करके ही यात्रा करनी चाहिए। तो जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हैं। और उसके बाद हरिद्वार से आपकी यात्रा होने वाली है सोनप्रयाग तक की। अब बात करें सोनप्रयाग पहुंचा कैसे जाए। हरिद्वार से आपको 2 से 3 ऑप्शन मिल जाएंगे सोनप्रयाग पहुंचने के। पहला ऑप्शन, जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा लो बजट जर्नी का चैनल है, सबसे कम पैसे में आपको मैं यात्रा कराता हूं। सबसे पहले मैं वही ऑप्शन आपको बताने वाला हूं, वो है बाय बस। ये फ्रेंड्स, आप बाय बस सोनप्रयाग कम से कम पैसे में पहुंच सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपको बता दूं, इसमें टैक्सी का मिल जाएगा। और टैक्सी भी आपको 2 प्रकार की मिलेंगी यहाँ पे हरिद्वार में। पहली मिलेगी आपको शेयरिंग टैक्सी, जिसमें आप 8 से 9 लोग आ सकते हैं। उसके बाद आपको प्राइवेट टैक्सी अवेलेबल मिल जाएगी। प्राइवेट टैक्सी आपको महंगी पड़ेगी, शेयरिंग टैक्सी आपको सस्ती पड़ेगी। और अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की। मैं इस ऑप्शन को बताना तो नहीं चाहता था, बट आप में से काफ़ी लोग जो हैं बाइक चलाने के शौकीन होंगे या फिर यात्रा बाइक से करना चाहेंगे, तो आपको बाइक ऑन रेंट भी हरिद्वार से अवेलेबल मिल जाएगी। पहले बात करते हैं, हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी है 229 किलोमीटर की। और सफ़र की बात करें, हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का सफ़र रहने वाला आपका 8 से 10 घंटे, अगर ट्रैफिक नहीं मिला। अगर ट्रैफिक मिला या लैंडस्लाइड मिली, कहीं पे पहाड़ टूटा हुआ मिला, तो इसमें आपको 10 से 12-13 घंटे भी लग सकते हैं। और यही दूरी अगर बात करें शेयरिंग टैक्सी से, बाय बोलेरो से करना चाहते हैं, तो उसमें आपको 7 से 8 घंटे लग जाते हैं।
और अगर आप बाइक ऑन रेंट करके जाना चाहेंगे तो ये ऑप्शन बहुत रिस्की रहता है। पहाड़ों पे बाइक चलाना अगर आपको आता है तो ही आप बाइक ऑन रेंट पे लें, अदरवाइज़ आप बस से या शेयरिंग टैक्सी या फिर प्राइवेट टैक्सी से जाने की कोशिश करें। यहाँ पे आपको बस की जानकारी देना चाहूँगा। सरकारी बसेस अवेलेबल नहीं मिलने वाली हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। हरिद्वार से जो भी बसेस ऑपरेट होती हैं वो प्राइवेट बसेस हैं। कुछ ऑपरेटर्स के नाम आपको बता देता हूँ मैं। TGMOUC, टिहरी गढ़वाल मोटर ऑनर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरे ऑपरेटर हैं GMOU, गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन। ये सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे बस की बात करें, ये दो ऑपरेटर्स के मैंने नाम बता दिए जिनकी काफ़ी सारी बसेस अवेलेबल मिलेगी आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। अब इनकी बात करें टिकट आपको कहाँ से और कैसे मिल सकती है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन बताऊँगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन इनकी टिकट्स आप देख सकते हैं रेड बस, पेटीएम, अमेज़ॉन, मेक माई ट्रिप। ऑप्शन आपको डालना होगा हरिद्वार टू सोनप्रयाग। जिस भी डेट पे आप जाना चाहते हैं उस डेट की आप बुकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी टिकट ऑफलाइन कैसे ली जाए। हरिद्वार बस स्टैंड, हरिद्वार का जो मेन बस स्टैंड है उसके बगल में ही राइट साइड में दो ऑपरेटर्स के ऑफिस आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया GMOU के और TGMOU के ऑफिस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ऑफिस के टाइमिंग की। यहाँ पे आपको सुबह मॉर्निंग में 8 से 9 बजे खुल जाते हैं ऑफिस और रात में 7 से 8 बजे के बीच में बंद हो जाते हैं ऑफिस। उसके बाद दोबारा ऑफिस खुलते हैं जब बसेस जाना स्टार्ट होती हैं सोनप्रयाग के लिए। वो होती हैं सुबह 2 से 3 बजे। तो ऑफिस दोबारा 1 बजे या 2 बजे ऑफिस दोबारा ऑफलाइन खुल जाता है। वहाँ पे आप टिकट बुक करा सकते हैं। जब भी आपकी ट्रेन आती है, दिन में आती है, शाम को आती है, रात को आती है, तो आप इन दोनों ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। और आप चाहे तो डायरेक्ट जहाँ बस खड़ी होती है वहाँ भी आप टिकट जाके ले सकते हैं, या फिर आप जितने भी यात्री हैं उन सभी की टिकट आप बुक करा सकते हैं ऑफलाइन ऑफिस में जाकर भी। और अब यहाँ पे बात करें किराए की, किराया कितना रहने वाला है ऑनलाइन और ऑफलाइन, कौन सी टिकट ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अगर आप ऑनलाइन करते हैं, हसल फ्री आना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन करा लीजिए। ऑनलाइन की टिकट आपको 1000 रुपये, 1200-1300 रुपये की पड़ जाएगी। इसमें आपको प्री बुक करते हैं तो इसमें आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब बात करते हैं आप डायरेक्ट विजिट करते हैं ऑफिस में, तो यहाँ पे आपको 500 रुपये से शुरुआत हो जाती है टिकट की। आप बोलेंगे कि नहीं भैया 500 रुपये तो नहीं मिलती है, 800 रुपये भी नहीं मिलती है, 1000 रुपये की टिकट मिलती है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। टिकट के प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जब यात्रा ज़्यादा भीड़ होती है तब उस टाइम पे प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं। अभी अगस्त में मानसून का टाइम है, सितंबर में हल्की हल्की बारिश रहेगी और अक्टूबर तक यहाँ पे 500-600 रुपये के आसपास ही प्राइस आपको मिलने वाले हैं टिकट के बाय बस, ऑफलाइन अगर आप काउंटर पे जाते हैं। अब बात करते हैं बसेस की टाइमिंग की। टाइमिंग यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में 2 बजे 2 AM 2 बजे स्टार्ट हो जाती है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। सुबह 9 से 10 बजे के बीच में लास्ट बस रहने वाली है। इसके बाद हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए आपको कोई भी बसेस अवेलेबल नहीं मिलने वाली। और यहाँ पे बता दूँ, बसेस जो हैं हरिद्वार से चल के सोनप्रयाग तक ही जाती हैं और बसेस के ऊपर देखेंगे लिखा हुआ गौरीकुंड, तो कंफ्यूज मत होना। बस तो कोई भी बस गौरीकुंड तक डायरेक्ट नहीं जाती है, वो सोनप्रयाग तक ही जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी की। शेयरिंग टैक्सी में यहाँ पे आपको हरिद्वार बस स्टैंड के पास ही, बिल्कुल हरिद्वार बस स्टैंड के सटे हुए साइड में ही आपको टाटा सूमो यूनियन टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, जहाँ से आपको टाटा सूमो, बोलेरो गाड़ियाँ अवेलेबल मिलेंगी जो शेयरिंग में लेके जाती हैं सारे यात्रियों को सोनप्रयाग तक। अब यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी की बात कर लें, क्या किराया चल रहा है। अभी रिसेंटली मैं हरिद्वार होके आया था, अभी मैंने यात्रा भी की है, तो इनका किराया फ्लैट रेट है अभी 1000 रुपये। 1000 रुपये आपको देने पड़ेंगे अगर आपको बसेस अवेलेबल नहीं मिलती। आप हरिद्वार, आपकी ट्रेन लेट आती है, 10 बजे के बाद आती है, 11 बजे, 12 बजे, और आपको सेम डे पे ही सोनप्रयाग के लिए मूव करना है, तो आप बसेस अवेलेबल नहीं मिलेंगी। तो इसके चलते आप थोड़े से पैसे ज़्यादा दे करके आप बाय टैक्सी, बाय शेयरिंग टैक्सी, बोलेरो या टाटा सूमो से जा सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे आपको मैंने टाटा सूमो टैक्सी यूनियन का सामने दिख भी रहा होगा हरिद्वार बस स्टैंड के पास में। यहाँ पे आपको सुनील भैया मिलेंगे। सुनील भैया का नंबर आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। इस नंबर पे कॉल करके आप इन जानकारी ले सकते हैं, रेफरेंस लगा सकते हैं अन्नी व्लॉग्स का। अनिल आप बोलेंगे तो भैया समझ जाएंगे कि अनिल का जो भी सब्सक्राइबर है या व्यूवर्स है, 8 से 10 के बीच में पैसेंजर आते हैं और 1000 रुपये का टिकट आपका लगने वाला है। सीधा आपको पहुँचा देंगे वो सोनप्रयाग। बस की कंपैरिजन में बोलेरो जो है शेयरिंग टैक्सी वो कम टाइम लेती है। और शेयरिंग टैक्सी वाले भैया पूरे रूट पे हरिद्वार से सोनप्रयाग के बीच में जो भी देखने लायक दृश्य मिलेंगे वहाँ पे 3 से 4 बार ये स्टॉप करेंगे,
जैसे कि तीन धारा के आगे जाएंगे देवप्रयाग में जो अलकनंदा भागीरथी का संगम है वहाँ पे भी आपको रोकेंगे, धारी देवी मेन रोड पे रोकेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको दूर से मंदिर। तो ये आपको फ़ायदे शेयरिंग टैक्सी से मिल जाएंगे। और बाय बस अगर जाएंगे तो बाय बस 1 से 2 स्टॉप लेंगे खाने पीने के लिए और सवारी उठाने के लिए, उससे ज़्यादा वो स्टॉप नहीं करते, वो डायरेक्ट सोनप्रयाग आपको उतारने वाले हैं। और यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी की टाइमिंग की बात करें, शेयरिंग टैक्सी बसेस की तरह नहीं है 2 बजे 3 बजे 4 बजे चलना शुरू नहीं होती हैं। शेयरिंग टैक्सी आपको यहाँ पे मॉर्निंग में 8 से 9 बजे 10 बजे के बीच में चलना शुरू होती हैं। ये तीनों चारों ऑफिस जो हैं टाटा सूमो टैक्सी यूनियन और जो बस के 2 ऑपरेटर हैं वो हरिद्वार बस स्टैंड के साथ ही बने हुए हैं और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बने हुए हैं। तो आपको कहीं जाने की दिक्कत नहीं है, सामने आप आएंगे स्टेशन से, बिल्कुल सामने देखिएगा बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास ही दोनों तीनों ऑफिस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं यहाँ पे बाइक ऑन रेंट की। बाइक ऑन रेंट के लिए आप स्कूटी ले सकते हैं, पल्सर ले सकते हैं। ये भी बाइक ऑन रेंट हरिद्वार बस स्टैंड पे भी आपको 4 से 5 शॉप मिल जाएंगी अवेलेबल। फ्रेंड्स, अगर आपके पास लगेज कम है तो ही आप बाइक ऑन रेंट लें या फिर स्कूटी लें, जिसका किराया आपको पर डे के हिसाब से होता है। 400 रुपये 500 रुपये से शुरुआत हो जाती है स्कूटी की। अलग अलग प्राइस रहते हैं, नई स्कूटी के ज़्यादा रेंट रहता है, नई बाइक्स के ज़्यादा रेंट रहती है। नया मॉडल जो होता है 2022 2023 का मॉडल होगा, उसका रेंट आपका ज़्यादा रहने वाला है। पुरानी बाइक से स्कूटी होंगी तो उनको आप मत लेना, लेटेस्ट वाला मॉडल लेना, ताकि आपको पहाड़ों पे चलाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब यहाँ पर आप बोलेंगे मेरे को बस से नहीं जाना, शेयरिंग टैक्सी से नहीं जाना, बाइक ऑन रेंट से नहीं जाना, और चौथा ऑप्शन आपको मिलता है प्राइवेट टैक्सी। तो प्राइवेट टैक्सी का ऑप्शन यहाँ पे आपको छोटी गाड़ी 4 सीटर अवेलेबल मिलेगा हरिद्वार बस स्टैंड पे। तो केदारनाथ यात्रा के लिए 4 सीटर वाली गाड़ी लेती है 15 से 16 हज़ार रुपये। ये बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। और अगर आप बलेरो करेंगे तो बलेरो आपको सस्ती पड़ जाएगी। और बलेरो अगर आप सारे एक साथ मिलके करते तो आप शेयरिंग में कर सकते हैं। अगर आपका 3 दिन का ट्रिप है तो 3 दिन के वो मेरे हिसाब से 15 से 16 हज़ार रुपये लेते हैं। तो आप शेयरिंग कर लेंगे अपने दोस्त के। अगर वहाँ पे 8 बंदे हैं तो 8 बंदे लगा लीजिए, 8 और 8 16। अगर आना जाना 3 दिन के लिए आप खुद ही आपको लाना ले जाना करेंगे तो वो ठीक है, 16 हज़ार रुपये में पर पर्सन 2 हज़ार रुपये बैठता है। तो ये भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, तो अभी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रूट की। जिस रूट से हमारी बस और टैक्सी जाने वाली है, हरिद्वार से निकल के ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, उसके बाद लास्ट में पहुँचेगी सोनप्रयाग। और बात करें फ्रेंड्स, हरिद्वार से अब डायरेक्ट बसेस जो हैं सोनप्रयाग तक नहीं जाती हैं। सोनप्रयाग की पार्किंग जो है वहाँ तक नहीं जाती हैं। उससे पहले आप पड़ता है सीतापुर की पार्किंग है, वहीं पे बहुत बड़ी पार्किंग में आपकी जो बसेस वहाँ पे उतारने वाली है सीतापुर के पास। सीतापुर से सोनप्रयाग के जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का है। यहाँ पे आपका दूसरा स्टेप क्लियर हो जाता है। पहला आपको पहुँचना ऑल ओवर इंडिया से हरिद्वार, हरिद्वार से कैसे भी करके पहुँचना है सोनप्रयाग। अब आप सोनप्रयाग पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको स्टे के ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ पे स्टे के आपको ऑप्शन 3 से 4 बताने वाला हूँ आपको क्या करना है। अगर आप दिन में पहुँचते हैं तो आपको सीतापुर में काफ़ी सारे होटल्स अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप सीतापुर में रुकना चाहते हैं तो सीतापुर में पता करना, वहाँ पे 500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। 500, 800, 1500, 2000, 2500, 3000 रुपये तक वहाँ पे रूम रेंट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको होटल्स अवेलेबल मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपको सीतापुर नहीं रुकना तो आप 1 किलोमीटर आगे बढ़ सकते हैं, सोनप्रयाग जा सकते हैं। सोनप्रयाग में आपको होटल्स अवेलेबल मिल जाएंगे, डॉर्मेट्री मिल जाएंगे, लाइन से हॉल बने हुए हैं, वहाँ पे आपको गद्दे बिछे मिल जाएंगे। 100 रुपये 200 रुपये मिलते हैं। और 250 रुपये से 300 रुपये के बीच में जो आपको डॉर्मेट्री जो बंक बेड वाला है वो अवेलेबल मिल जाता है, जिसमें आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेगा और आपको एक लाइट मिलेगी, पंखा मिलेगा। ये आपको बंक बेड वाले में ऑप्शन मिलेगा। और जो 100 से 150 रुपये वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको जो है हॉल मिलेगा, वहाँ पे पंखे वंखे चलते रहेंगे आपके। वहाँ पे आपको बैग रखने का, सामान रखने का पूरा स्पेस मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कम से कम बजट में आपको ऑप्शन बता रहा हूँ सोनप्रयाग में। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप होटल भी ले सकते हैं, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, जिनका किराया आपको सीज़न ऑफ सीज़न अलग अलग रहता है। अभी सीज़न का में तो शायद आपको कम पड़ने वाला है, 1500 से 2000 रुपये के बीच में होटल आपको अवेलेबल मिल जाएगा 1 नाइट के लिए। अब अगले दिन यात्रा करने से पहले आप अपने बैग को तैयार कर लीजिए। जो भी सामान आपको पूरी यात्रा में लेके जाना है वही लेके जाएं। बाकी सामान आप अपना क्लॉक रूम भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे सोनप्रयाग में, वहीं पे जमा करा के जाएं। और क्लॉक रूम के किराया आपको बता दूं 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक होने वाला है। अगर लगेज कम है तो अपने साथ लेके जाएं बैग। यहाँ पे डॉर्मेट्री और हॉल वालों का 1 नाइट स्टे करने के बाद मॉर्निंग में आपको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी उठना है यात्रा के लिए, ताकि आप टाइम से यात्रा के लिए निकल पाएँ। अब आप बोलेंगे सुबह उठने के बाद यहाँ पे सुलभ की या फिर वॉशरूम की फैसिलिटी हमें तो नहीं मिली, तो क्या करें। इसके लिए आपको सबसे पहले गौरीकुंड पहुँचना पड़ेगा। और गौरीकुंड कैसे पहुँचना पड़ेगा,
ये जैसे ही आप सोनप्रयाग से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे काउंटर मिलेगा, पुलिस चौकी, जहाँ पे आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये जैसे मेरा चेक हुआ है रजिस्ट्रेशन, ऐसे ही आपको कराना पड़ेगा, स्कैन करा के फिर आपको मूव करना पड़ेगा आगे। सोनप्रयाग से 300 से 400 मीटर आपको वॉक करना पड़ेगा। पैदल चलने के बाद, नदी पार करने के बाद एक लोहे का पुल, यस फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे लोहे का पुल है। ये पार करने के बाद यहाँ पे आपको शेयरिंग टैक्सी अवेलेबल मिल जाएंगी जो कि आपको गौरीकुंड लेके जाएंगी। गौरीकुंड जाने के लिए आपको 5 से 7 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। और यहाँ पे किराए की बात करें, शेयरिंग टैक्सी में 50 रुपये पर पर्सन रहता है, एक बंदे का 50 रुपये आपको देना पड़ेगा। वो आपको छोड़ देगी 10 से 12 मिनट में गौरीकुंड पार्किंग पे, जहाँ से आप अपनी मेन यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे यात्रा शुरू करने से पहले आपको मेन टिप्स बता दूँ, कृपया करके अपने मोबाइल और पावर बैंक दोनों को अच्छे से चार्ज करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे यात्रियों को देखा था उनके मोबाइल फ़ोन ऑफ हो गए थे। और मैंने ये चीज़ नोटिस की थी, जब गौरीकुंड से यात्रा करना स्टार्ट करते हैं लोग ज़्यादातर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते हैं, जिसके चलते केदारनाथ धाम पहुँचते पहुँचते उनका मोबाइल फ़ोन ऑफ हो जाता है, ना ही उनके पास पावर बैंक रहता है। तो उस टाइम पे दिक्कत होती है, केदारनाथ धाम पे कोई वीडियोग्राफी फ़ोटोज़ नहीं ले पाते हैं। तो कृपया करके केदारनाथ धाम तक के लिए बचा के रखने मोबाइल बैटरी को, और पावर बैंक को भी बचा के रखें। अब बात करें जो भी होटल में जिसने स्टे किया हुआ था सोनप्रयाग, सीतापुर या फिर गौरीकुंड में, वहाँ तो नहाने धोने की फैसिलिटी आपको होटल में मिलेगी, बट जो डॉर्मेट्री में और जो फ्लैट जो हॉल में रुके थे वो कहाँ पे स्नान करें, उनको कहाँ पे ऑप्शन मिलने वाला है नहाने का। सबसे बेस्ट ऑप्शन आप गौरीकुंड में तप्त कुंड मिलेगा। तप्त कुंड में वहाँ पे आपको गर्म पानी मिलेगा, जहाँ पे सभी लोग अपना नहा धो करके यात्रा शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यात्रा करने से पहले आपको वहाँ पे, अगर आप नहा के आ रहे हैं तो वहाँ पे छींटे मार सकते हैं। अगर आप नहीं नहाए हैं, अगर आपने स्नान नहीं करा है मॉर्निंग में, तो आप तप्त कुंड में स्नान करके वहाँ पे अपना तप्त कुंड में गर्म पानी में नहा करके आराम से फिर अपने कपड़े चेंज करके फिर अपना यात्रा के लिए जा सकते हैं। ये ऑप्शन है हॉल के लिए और डॉर्मेट्री वालों के लिए। और तप्त कुंड में स्नान करते टाइम अपने साथी के साथ जाएं, वहाँ पे अपने सामान को ऐसे ना छोड़ें अकेले में, क्योंकि वहाँ पे चोरी होने की संभावना पूरी होती है। तो कृपया करके अपने सामान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। वहाँ स्नान करने के बाद पास ही में तप्त कुंड के पास है अपना गौरी माई मंदिर। गौरी माई मंदिर के दर्शन करने के बाद आप अपना मूव कर सकते हैं यात्रा के लिए। एक छोटी सी जानकारी आपको बता दूं, अगर आप हरिद्वार से सोनप्रयाग आएंगे, जब आपको बस दिन में उतारेगी, अगर आप सीतापुर स्टे नहीं करना चाहते, सोनप्रयाग स्टे नहीं करना चाहते, तो आप गौरीकुंड की तरफ भी मूव कर सकते हैं दिन में, ताकि आप वहाँ पे नाइट स्टे कर पाएँ सोनप्रयाग और सीतापुर में ना करके। तो उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे यार आपने सीतापुर का और सोनप्रयाग का स्टे का तो बता दिया, गौरीकुंड का तो बताया नहीं। तो अब बता देता हूँ आपको। दिन में अगर आपको सोनप्रयाग उतारती है सीतापुर पार्किंग में, तो वॉक करके 1 किलोमीटर का आप सोनप्रयाग आ सकते हैं। सोनप्रयाग से थोड़ा सा 400 मीटर वॉक करके आप पुल के पास आ सकते हैं। इस वाले पुल से आप शेयरिंग टैक्सी लेकर के गौरीकुंड भी जा सकते हैं। अगर आपका मन सीतापुर में सोनप्रयाग में स्टे करने का नहीं है, तो आपको गौरीकुंड में भी होटल अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री अवेलेबल मिल जाएंगे, जिनका किराया आपको 100 से 150 रुपये स्टार्ट हो जाता है। मैंने अभी एक होटल और एक डॉर्मेट्री कवर भी किया था, जहाँ पे आपको डॉर्मेट्री के रेट 100 रुपये 200 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, 300 400 500 रुपये भी जाते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, इन नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ये डॉर्मेट्री है, यहाँ पे आपको प्राइवेट डॉर्मेट्री मिल जाएंगे 4 पर्सन के लिए, 2 पर्सन के लिए, और हॉल भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो इन वाले नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ये मेरे जानकार भैया हैं, वहाँ पे उनका मैंने होटल कवर करा था, इन्होंने मेरे को अलाउ करा था लास्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाने गया था। तो इस वाले डॉर्मेट्री में आप रुक सकते हैं। इस टाइप के और भी आपको डॉर्मेट्री अवेलेबल मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं आप इसमें रुकिए, आपको जहाँ बेस्ट लगता है, जो भी डॉर्मेट्री बेस्ट लगता है गौरीकुंड में, वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। और जैसे आपने सोनप्रयाग में उठने के बाद आप गौरीकुंड के लिए मूव करे थे सुबह सुबह, ये आपका बच जाएगा। आप गौरीकुंड में स्टे करते हैं तो गौरीकुंड में उठने के बाद आप सीधा तप्त कुंड की तरफ मूव करेंगे। तप्त कुंड में स्नान करने के बाद गौरी माई मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद अपनी सीधा यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन आपको बता दिए। तो अब यहाँ पे आप बोलेंगे भाई कौन सा बेस्ट रहेगा, सोनप्रयाग में स्टे करना बेस्ट रहेगा गौरीकुंड में? तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा जहाँ पे आपको बेस्ट डॉर्मेट्री अवेलेबल मिल जाए, क्योंकि आप बोलेंगे कि एक बार गौरीकुंड चलेगा तो वापस सोनप्रयाग नहीं आएंगे, इसलिए आपको बताएंगे सोनप्रयाग में अगर आपको देखना है 100 रुपये 200 रुपये में अगर आपको स्टे मिल रहा है, तो सोनप्रयाग रुकिए, उसके बाद मॉर्निंग में आप गौरीकुंड जाइए। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि भाई अगर मैं सुबह यात्रा नहीं करता, अगर मैं सोनप्रयाग पहुंचता हूं शाम को, और उसके बाद मैं यहाँ पे ना सोनप्रयाग स्टे करना चाहता, ना ही मैं गौरीकुंड स्टे करना चाहता, तप्त कुंड में डायरेक्ट स्नान करके 6 से 7 बजे 8 बजे के आसपास, उसके बाद मैं रात में यात्रा करना चाहता हूँ, तो यस फ्रेंड, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा, थोड़ा सा रुकिए बस। अब यहाँ पे बात करते हैं, मेन यात्रा आपकी शुरू होती है गौरीकुंड से। गौरीकुंड से आप मूव करेंगे जैसी, तो थोड़ी सी आगे जा कर के आपको बैरिकेड्स मिल जाएंगे, पुलिस की एक चौकी मिल जाएगी छोटी सी।
जहाँ से आपको टाइमिंग बता दूँ, सबसे पहले मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है 3:30-4 बजे यात्रा शुरू हो जाती है ऊपर केदारनाथ धाम जाने के लिए। 3:30-4 बजे छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, 3:30 और 2:30 बजे के आसपास वो ऊपर जाने के लिए मना करते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऊपर वेदर कंडीशन कैसी है, लैंडस्लाइड तो नहीं है, बारिश तो नहीं है। अगर वहाँ पे बारिश नहीं है, लैंडस्लाइड नहीं है, वेदर कंडीशन सब कुछ ठीक है, तो आपको रात भर यात्रा करने के लिए जाने देंगे। अगर ऊपर कुछ भी यात्री बहुत ज़्यादा तादाद में जा रखे हैं, भीड़ ज़्यादा है केदारनाथ धाम पे, तो नीचे यात्रा रोक दी जाती है। ये 3 से 4-5 रीजंस होते हैं कि रात में यात्रा नहीं करने देते यात्रियों को मोस्टली। जो नॉर्मल टाइमिंग है वो टाइम है सुबह 3:30-4 बजे स्टार्ट कर देते हैं यात्री अपना यात्रा के लिए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सुबह जाने के लिए तो 3:30-4 बजे अपने यात्रा के लिए निकल सकते हैं गौरीकुंड से अपना बैरिकेड्स पार करने के लिए। और उसके बाद लास्ट टाइमिंग होती है रात में 10 से 11 बजे के बाद कोई आगे नहीं जाने देते यात्रियों को। रात के टाइम पे बहुत सारी दिक्कत होती है, वहाँ पे बारिश होगी, लैंडस्लाइड होगा, कोई दुकानें खुली हुई नहीं मिलेंगी आपको, सहायता के लिए आपको कम ऑप्शन मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप रात में यात्रा करेंगे तो इन सब चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। दिन में करेंगे तो आपको बहुत सारे यात्री मिल जाएंगे, आपकी मदद कर देंगे, वहाँ पे आपको पैदल चलने में हेल्प करेंगे, खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको दवाई गोली की दुकानें मिल जाएंगी और सारी ऑप्शन आपको दिन में मिल जाएंगे जो कि आपको रात में कम मिलने वाले मिलेंगे, बट आपको कम मिलेंगे। तो मैं आपको सलाह दूंगा रात में यात्रा ना करें 11 बजे के बाद या 10 बजे के बाद। और अगर आप यात्रा करने पहली बार जा रहे हैं तो कृपया करके दिन में जाइए। दिन में आप पूरा प्रकृति के आप नज़ारे देखेंगे, वहाँ पे वाटरफॉल देखेंगे, किस टाइप का पूरा ट्रैक होता है, कैसी वहाँ पे प्राकृतिक नीचे से नदी जा रही है अपनी मंदाकिनी नदी। ये सारे दृश्य आपको दिन में देखने को मिलेंगे जो कि आप रात में बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। आप सोचेंगे मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे केदारनाथ धाम पहुँच जाऊँगा रात में यात्रा स्टार्ट करने के बाद, तो ये देखिए आप कितनी सारी चीज़ें मिस करेंगे कि वहाँ पे प्राकृतिक सारी चीज़ें आप मिस कर देंगे। तो कृपया करके आप दिन में जाइए, दिन में यात्रा कीजिए, ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। ये अब बात करते हैं ट्रैक कितना किलोमीटर का रहने वाला है गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का। कई कहते हैं 16 किलोमीटर, कई कहते हैं 18, कई कहते हैं 20। मेरे हिसाब से वो ट्रैक जो है 22 किलोमीटर का है। जो वहाँ के लोकल्स हैं उन्होंने खुद बताया कि जो ट्रैक है वो 20 से 22 किलोमीटर का है। तो आप 20 से 22 किलोमीटर के ट्रैक में आपको क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, सारी जानकारी अभी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले मानसून का टाइम चल रहा है, बारिश वहाँ पे मौसम जो है हर 2-2 मिनट में बदलता रहता है। धूप, छाँव, बारिश, बादल, ये सारी चीज़ें परिस्थितियाँ वहाँ पे बदलती रहती हैं कुछ कुछ मिनटों पे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने साथ जो रेन कोट रखना है, अम्ब्रेला रखना है, वाटरप्रूफ आपको अपना बैग रखना है, सामान बचाने के लिए, वॉलेट बचाने के लिए, अपना मोबाइल बचाने के लिए आपको पन्नियाँ रखनी है। और बारिश में यात्रा करने के लिए आपको जो है चप्पल रखनी है, स्लीपर रखने हैं, जूते आपको जो रखने ग्रिप वाले रखने हैं। बारिश में बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है वहाँ पे जो ट्रैक है, जो वहाँ पे घोड़ों की जो गंद पड़ा रहता है उससे आप बहुत ज़्यादा स्लिप होंगे। और केदारनाथ धाम पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो उसके चलते आप जैकेट भी रख लेना जिससे आप ठंड से बच सकें। मफलर रख लेना, कैप रख लेना, ग्लव्स रख लेना। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 20 से 22 किलोमीटर की यात्रा आपको कितना समय लगने वाला है। आप बहुत ज़्यादा ट्रैकर हैं, आपने ट्रैकिंग करी हुई है बहुत ज़्यादा, तो इसमें आपको 7 से 8 घंटे लगने वाले हैं। अगर कम आप यात्रा करते हैं तो इसमें आपको 9 से 10 घंटे लगने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल ही ट्रैक नहीं करते, बहुत थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी, तो आपको 10 से 12 घंटे लगने वाले हैं केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए। तो उस हिसाब से अपनी यात्रा का प्लानिंग कीजिए मॉर्निंग में निकलने के लिए ताकि आपको लेट ना हो। सुबह अगर 3 से 4 बजे आप निकलते हैं, 5 से 6 बजे आप गौरीकुंड से फ्री हो जाते हैं, तो 6 बजे भी अगर यात्रा स्टार्ट करते हैं तो आप शाम के 6 बजे तक 12 घंटे में पहुँच सकते हैं। या तो आप जल्दी तेज चलते हैं तो आप अपना 4 बजे तक भी पहुँच जाएंगे। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, पूरा टाइमिंग मैनेज करके चलना। अब बात करते हैं खाने पीने की। गौरीकुंड से जैसे आप निकलेंगे वहाँ पे आपको खाने का सामान थोड़ा सा महंगा मिलने वाला है। 5 रुपये का सामान 10 का, 10 वाला 20 का, 20 वाला 40 का, 40 वाला 50 का, 60 का, और ऐसे करके आपको रेट मिलने वाले हैं। कृपया करके कोशिश करें यात्रा में अपने घर से ही चने लेके आएँ, ड्राई फ्रूट्स डाल लें, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, ये सब गिरी डाल लें अपने बैग के अंदर। यात्रा में आपको बहुत हेल्प करेंगी। पानी की बोतल आप वहाँ पे आपको 10 रुपये 20 रुपये वाली 40 की मिलेगी, कई बार 50 की भी मिल सकती है। तो बोतल के लिए कोशिश करें खाली बोतल अपने साथ लेके चलें। वहाँ पे प्राकृतिक के सोते आपको मिल जाएंगे जहाँ से आपको बिल्कुल एकदम क्लियर वाटर मिल जाएगा, वो आप पानी पी सकते हैं। ठंडा पानी होगा, एकदम नीट एंड क्लीन होगा, वो पानी पी सकते हैं रादर देन कि आप वहाँ पे 50, 60, 80 रुपये की पानी की बोतल खरीदें।
तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। खाने पीने का अगर आप फिर भी लेके नहीं जाते तो वहाँ पे आप पराठे खा सकते हैं। 50 से 60 रुपये का पराठा मिलेगा, मैगी मिलेगी 60 रुपये की, 10 वाला बिस्किट मिलेगा पार्ले जी का आपको 20 का, 5 वाला मिलेगा 10 का, वहाँ पे 10 वाली नमकीन 20 की मिलेगी, 20 वाली 40 की मिलेगी, और नींबू पानी मिलेगा 20 से 30 रुपये का। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो आप उस हिसाब से कैरी कीजिए। मेरे हिसाब से यात्रा में आपको कम से कम लगने वाले हैं 300 से 400 रुपये, अगर आप पूरा टाइम खाते हुए चलते हैं गौरीकुंड से अपना केदारनाथ यात्रा के लिए। एक पराठा खाते हैं अपना 50 रुपये का, 2 पराठे खाते हैं 100 रुपये के, बीच में पानी की बोतल लेते हैं या खाने पीने के लिए बिस्किट या नमकीन लेते हैं पूरी यात्रा में, तो आपको 200 से 400 रुपये का खर्चा होने वाला है। अगर आप कम खर्चा करते हैं, अपने साथ कैरी करके ले जाते हैं खाने पीने का सामान, अगर आप नहीं लेके जाते तो उसमें आपको 300 से 400 रुपये मान के चलिए। हालांकि आपके लगेंगे नहीं, 300 रुपये 350 रुपये में काम हो जाएगा, मैं फिर भी आपके 500 रुपये मान के चलता हूँ। दोस्तों ये बात रही पैदल यात्रा की। अब बात करते हैं अगर आप पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो पिट्ठू के वहाँ पे रेट है, सरकारी रेट गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के 2950 रुपये, और वापस आने के केदारनाथ धाम से गौरीकुंड आने के 2000 रुपये। और कई बार ये जो है बार्गेनिंग भी कर लेते हैं। अगर आप सीज़न में जाएंगे तो ये वाला रेट देना पड़ेगा, अगर ऑफ सीज़न में जाते हैं, अभी यात्रा कम है, भीड़ कम है, तो ये लोग जो है 2950 की जगह 2500 रुपये भी ले लेते हैं, और ऊपर से नीचे आने के लिए 2000 रुपये की जगह 1500-1800 रुपये भी आ जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रैक में। अगर आप रात को ट्रैक स्टार्ट करते हैं 9 बजे करीब या 8 बजे करीब, उनके लिए बता रहा हूँ जो फिर भी यात्रा रात में करना चाहते हैं, दिन में नहीं करना चाहते, उसमें आपको लाइट मिल जाएंगी। पूरे ट्रैक में आपको लाइट्स अवेलेबल मिलेंगी। आप अपने साथ टॉर्च कैरी ज़रूर करना, बारिश हो रही होगी या फिर वेदर कंडीशन ठीक नहीं है तो रात में अपने साथ टॉर्च ज़रूर कैरी करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खाली मत जाना रात में अंधेरे में। कई बार ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पे आपको लाइट्स, स्ट्रीट लाइट नहीं मिलने वाली वहाँ पे अवेलेबल, तो आपका टॉर्च काम करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात करूँ, अगर आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है तो अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करें। छोटा एक सिलेंडर टाइप आता है ऑक्सीजन का, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको हाई एल्टीट्यूड पे जाने में सांस की प्रॉब्लम आती है तो उस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मेडिसिन अपने साथ रखें, सर दर्द की, जुकाम की, बदन दर्द की, बुखार की, सब रखें। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों को लास्ट टाइम बहुत सारे सवाल थे कि बच्चों को अपने साथ यात्रा करा सकते हैं, नहीं करा सकते। अगर आपका बच्चा गोदी में है तो उसके लेकर के यात्रा मत कीजिए, क्योंकि वेदर कंडीशन अच्छी नहीं होती, ऊपर जाके ठंड बहुत ज़्यादा होती है, वो अपने मुंह से बता नहीं पाएगा। फिर भी अगर आप लेके जाना चाहते हो तो आप ले जा सकते हैं, मैं तो मना करूँगा, यहाँ पे अलाउ नहीं करूँगा। अगर आपका बच्चा 3-4 साल का है, 5-6 साल का, अगर वो मुँह से बता सकता है कि मम्मी मेरे को पेट में दर्द है, ठंड लग रही है, आप मेरे को जैकेट दे दीजिए, या फिर मेरे को वॉशरूम जाना है, तो ये सब चीज़ें अगर वहाँ पे तबीयत ख़राब होती है तो बताता है, तो उन बच्चों को आप लेके जा सकते हैं। 5 से 6 साल वाले बच्चों को पैदल यात्रा भी करा सकते हैं, पिट्ठू पे भी करा सकते हैं। अगर गोदी वाला बच्चा तो उसको आप पिट्ठू से ले जा सकते हैं। खच्चर और पिट्ठू की बात करें, ये आपको गौरीकुंड से केदारनाथ तक लेता है 5 घंटे के आसपास, 5 से 6 घंटे के आसपास आपको आराम से पहुँचा देगा। और बात करें अगर आप यहाँ पे पालकी भी चलती है और आपको कंडी भी चलती है, कंडी के रेट बता दूँ, गौरीकुंड से अपना केदारनाथ धाम तक के अलग अलग हैं। 4000 रुपये, 4500 रुपये, 5000 रुपये, ये डिपेंड करता है वेट के ऊपर। तो आप जब जाएंगे वहाँ पे कंडी के रेट पता कर सकते हैं। अगर आपका बजट है तो ये भी आप कर सकते हैं। और पालकी के रेट भी अलग अलग हैं, ये डिपेंड करता है वेट के ऊपर। अगर आपका वेट ज़्यादा है, 100 किलो, 80 किलो, तो उसमें अलग अलग रेट चार्ट बने हुए हैं। स्टार्टिंग हो जाती है पालकी की 6000 रुपये, 6000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, 7000 रुपये, 8000 रुपये, 9000 रुपये, 10000 रुपये भी चली जाती है। ये वेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी चीज़ आप वहाँ पे जब जाएंगे तो आप पता कर सकते हैं, जैसे भी आपका बजट है, पैदल यात्रा जाना या पोनी से जाने का या कंडी से जाने का या फिर पालकी से जाने का, तो वहाँ पे आप पता कर सकते हैं और यात्रा पे जा सकते हैं। और अगर आपका बहुत ज़्यादा बजट है तो आप बाय हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की सर्विस आपको इस बार 2023 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने IRCTC को दे दी है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन को दे दी है, जिसकी वेबसाइट पे जाकर के आप बुक कर सकते हैं अपना हेलीकॉप्टर सर्विस। जहाँ से भी आपको बोर्ड करना है वहाँ पे आपको 5 से 6 बोर्डिंग पॉइंट मिल जाएंगे हेलीकॉप्टर के, जिसमें देहरादून है, गुप्तकाशी है, फाटा है। 5 से 6 आपको हेलीपैड सर्विस मिल जाएगी जो कि केदारनाथ धाम जाते हैं। सबके अलग अलग प्राइस रहते हैं, वेट वाइज रहते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आप IRCTC के एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ डाल सकते हैं, जिस भी डेट पे जा रहे हैं, जितना भी लगेज आपके पास है, सबका आपको ध्यान रखना है। तो हेलीकॉप्टर की सर्विस भी आप ले सकते हैं अगर आपका बजट ज़्यादा है। IRCTC ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं हेलीकॉप्टर की सर्विस। अब यहाँ पर बात करें ट्रैक की, अगर आप सोनप्रयाग से आगे बढ़ेंगे गौरीकुंड से 4 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे जंगल चट्टी से आप 3 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो भीमावली, उसके बाद 4 किलोमीटर आप बढ़ेंगे लिंचोली, उसके बाद आप 4 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे केदारनाथ बेस कैंप, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो केदारनाथ धाम मंदिर आ जाएगा। और केदारनाथ बेस कैंप जो है
वहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है अपना केदारनाथ धाम का। और केदारनाथ बेस कैंप पे ही आपको हेलीकॉप्टर की सर्विस अवेलेबल मिलेगी, जो कि वहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है। तो ये कुछ आपका रूट रहने वाला है पूरा गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का। और ये जानकारी किलोमीटर्स की आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, बट मेरे हिसाब से ये किलोमीटर्स मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कुल जो दूरी है वो 22 किलोमीटर की है, तो 22 किलोमीटर की दूरी आपको पूरी पड़ने वाली है। 16, 17, 18, 19, 20 किलोमीटर ना सोच के हैं कि 20 से 22 किलोमीटर आपको ट्रैक करना है। यहाँ पे अब आपको सबसे मेन बात बताता हूँ, जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा है या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा है, उसको दिखा करके आपको दर्शन पर्ची मिलेगी, जिसकी मदद से आप दर्शन कर पाएंगे केदारनाथ धाम मंदिर के अंदर जा करके। तो ये पर्ची बनाना बहुत ज़रूरी है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये काउंटर बना हुआ है यहाँ पे बेस कैंप के पास। यहाँ पे सभी यात्री जो अपना रजिस्ट्रेशन दिखा करके अपना दर्शन पर्ची बनवाते हैं, और इसी दर्शन पर्ची को लेकर के आप चाहे उस टाइम पे दर्शन करें सेम टाइम पे, या फिर अगले दिन दर्शन करें, तो ये आपकी मर्जी है, बट आपको दर्शन पर्ची बनानी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं वहाँ पे स्टे की। अगर आप दिन में पहुँचते हैं शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे पहुँचते हैं रात तक भी, तो वहाँ पे आपको बेस्ट स्टे कहाँ मिल जाएगा? केदारनाथ धाम से 1 किलोमीटर पहले के बेस कैंप के पास GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम के काफ़ी सारे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अवेलेबल मिल जाएगी, जिसके लिए आप जाने से पहले वहाँ पे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं जिस भी डेट पे आप जा रहे हैं। GMVN की साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। जो भी डेट्स आपको अवेलेबल मिलती है वहाँ पे स्लॉट बुक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नीचे बिछे हुए गद्दे वाला डॉर्मेट्री मिल जाएगा, बंक बेड वाला मिल जाएगा, उसमें आपको सिंगल बेडिंग वाला मिल जाएगा, उसमें आपको हट मिल जाएंगी, जो कि केदारनाथ धाम के पास भी हट बनी हुई है, छोटी छोटी आपको लकड़ी की हट मिल जाएंगी, टेंट मिल जाएंगे। ये सारी व्यवस्था वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की अवेलेबल मिलेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बुक रहती हैं ऑलरेडी। काफ़ी लोग जो यात्रा के दौरान इसको बुक करके रखते हैं, तो आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ अवेलेबल नहीं मिलेंगी। अगर आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको तुरंत बुक करा दीजिए, जिसमें आपको किराया बहुत कम पड़ेगा। GMVN गवर्नमेंट की साइट पे आप उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। पैसे पूरे पे करने पड़ते हैं वहाँ पे, आधे पे में नहीं करना पड़ता, पूरा पे करेंगे तभी आपकी बुकिंग मानी जाएगी। तो बुकिंग करा के जाएँ तो ज़्यादा बेस्ट है। अब बात करते हैं, अगर आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलती गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे क्या ऑप्शन मिलेगा? केदारनाथ धाम से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पहले आपको बहुत सारे कैंप्स अवेलेबल मिलेंगे, बहुत सारे टेंट अवेलेबल मिलेंगे, जो कि डिकेथलॉन के होते हैं और अपने खुद के प्राइवेट टेंट लगा रखे हैं वहाँ पे काफ़ी सारे, वहाँ पे जो लोकल्स हैं, जिसके लिए आपको पर पर्सन एक बंदे के लिए एक नाइट के लिए देना पड़ सकता है, जिसकी कीमत आपको पड़ने वाली है 150 रुपये से शुरुआत हो जाती है। अगर आप 5 से 6 लोग रुक रहे हैं तो वो 150 रुपये में भी दे देते हैं। ये सभी रेट मैं आपको पर पर्सन बता रहा हूँ, पूरा टेंट आपको 150 में नहीं मिलने वाला। सभी टेंट में कैपेसिटी अलग अलग है, किसी में 2 रुकते हैं, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8, किसी में 10। जिस टेंट में ज़्यादा पर्सन रुकेंगे 8 से 10 या फिर 6, उसमें आपको कम कीमत पड़ने वाली है। जिसमें आप 2 बंदों का लेंगे पर्सनल, उसमें आपको ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ सकती है। बेस कैंप में रुकेंगे तो भी आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। बेस कैंप से थोड़ा पहले रुकेंगे तो वहाँ पे आपको 150 से 200, 250 रुपये में आराम से आपको इजीली एक डॉर्मेट्री अवेलेबल मिल जाएगा, जहाँ पे आपको नीचे गद्दा बिछाव मिलेगा, इसमें आपको तकिया मिलेगा और एक आपको रजाई मिल जाएगी। और सुबह उठेंगे तो उसमें आपको गर्म पानी की सुविधा भी उपलब्ध करा देते हैं वो लोग। 250 रुपये से ऊपर नहीं जाने वाला है, मेरी गारंटी है। बेस कैंप से पहले लेना, केदारनाथ धाम के आसपास मत लेना, वहाँ पे पक्का महंगा मिलेगा। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 250 रुपये आप मान के चलना, नाइट से आपकी आराम से इजीली हो जाएगी। और जैसे जैसे आप केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ते जाएंगे, बेस कैंप से आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको टेंट, डॉर्मेट्री, रूम, होटल सब महंगा मिलने वाला। तो कृपया करके अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो ही आप वहाँ पे जाएं, अदरवाइज़ केदारनाथ धाम से 1.5-2 किलोमीटर पहले रुक जाएं, तो उसमें आपकी भलाई होगी, उसमें आपको बजट यात्रा हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आप केदारनाथ धाम के पास रूम लेना चाहते हैं, होटल लेना चाहते हैं, अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में थोड़ी बहुत यात्रा बढ़ जाएगी अगस्त के बिटवीन, क्योंकि यहाँ पे भी बारिश कम हो जाएगी। तो रूम वहाँ पे 3000, 5000, 8000, 10,000 तक भी उसके रूम के रेंट चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। बट फिर भी अगर आप बेस कैंप से पहले नहीं रुक रहे तो आप फिर भी एक बार केदारनाथ धाम के आसपास जा सकते हैं। वहाँ पे रात में दर्शन कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको नाइट स्टे करना है तो एक बार धाम तक जाइए, वहाँ पे देखिए रूम के रेंट क्या चल रहे हैं, टेंट के रेट क्या चल रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आपको बजट मिलता है तो वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा तो वापस अपना बेस कैंप के पास आइए, वहाँ पे अपना टेंट में रुक सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली यात्रा की थी तो मेरे को वहाँ पे बेस कैंप से पहले 200-250 रुपये में आराम से टेंट मिल रहे थे। और जैसे ही मैं केदारनाथ धाम के पास गया तो वहाँ पे मेरे को 500 रुपये का एक डेकेथलॉन का टेंट मिल गया था। वहाँ पे 2 पर्सन के लिए अवेलेबल था,
पर वहाँ पे एक बंदा नहीं आया तो मैं ही पूरे टेंट में अकेला रुका था, तो उसकी कीमत मेरे को 500 रुपये देनी पड़ी थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को केदारनाथ धाम की तरफ, मैंने सोचा एक बार जाके देख लेता हूँ, और जैसे ही मैं गया तो वहाँ पे केदारनाथ धाम मंदिर के साइड में राइट साइड में पूरे होटल बना हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे को टेंट मिल गया था, यहाँ पे मैंने अपनी नाइट स्टे की थी। 500 रुपीज़ मैंने दिए थे, चाहे तो मैं पहले भी रुक सकता था, तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं केदारनाथ धाम से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल चल के वापस 250 रुपये 200 रुपये में रूम लेने जाऊँ। मेरा बजट था इसलिए मैंने 500 रुपये में ले लिया था। आपका अगर बजट है 500 रुपये तक का तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप पीछे जाइए बेस कैंप की तरफ, वहाँ पे आप 200-250 रुपये में आराम से नाइट स्टे कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, कईयों का सवाल था क्या मैं अपना प्राइवेट टेंट वहाँ लगा सकता हूँ अगर आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं टेंट। तो वहाँ पे केदारनाथ धाम के पास दाएं बाएं आगे पीछे बहुत बड़ा स्पेस है, वहाँ पे अपना टेंट लगा सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं। आपको कोई भी टेंट के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अपना 2-3 बंदे मिल करके टेंट लगाइए और वहाँ पे आराम से स्टे कीजिए नाइट में। और अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं डॉर्मेट्री में टेंट से, तो नहाने की क्या सुविधा मिलेगी। नहाने की सुविधा के लिए बता दूँ, वहाँ पे आपको सुलभ पक्का मिलेंगे, सुलभ अवेलेबल है, वहाँ पे आप अपना नहा सकते हैं। वहाँ पे सुलभ में आपको ठंडा पानी मिलेगा, और वहाँ पे आपको अगर ठंडे पानी से नहीं नहाना तो वहाँ पे आपको 100 रुपये की बाल्टी मिलेगी गर्म पानी की, तो वो भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो जिस टेंट में डॉर्मेट्री में आप रुकेंगे वहाँ पे आपको गर्म पानी की सुविधा भी वो लोग देते हैं, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 100 रुपये तक, अगर आप गर्म पानी से नहाना चाहते हैं। और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप कृपया करके नहाइए नहीं, और वहाँ पे आप मुँह हाथ धो सकते हैं, आप अपना फ्रेशन अप हो सकते हैं, उसके बाद अपना दर्शन करने जा सकते हैं। और बात करें वहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी कैसी है, और वॉशरूम की फैसिलिटी आपको वहाँ पे मिलेगी। वहाँ पे गवर्नमेंट ने वहाँ पे वॉशरूम लगाए हुए हैं, और वहाँ पे आप अपना फ्रेशन अप हो सकते हैं, उसके बाद अपना मुँह हाथ धो के या फिर नहा धो करके अपना केदारनाथ धाम दर्शन के लिए जा सकते हैं। और वॉशरूम की फैसिलिटी आपको पूरी यात्रा में मिलेगी गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक के। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे लेडीज़ टॉयलेट मिलेंगे, जेंट्स टॉयलेट मिलेंगे, तो कोई प्रॉब्लम आपको पूरी यात्रा में नहीं होने वाली। अब बात करते हैं मंदिर के कपाट दर्शन के लिए कितने बजे खुलते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में 4 बजे खुलते हैं, उसके बाद 2 बजे तक ओपन रहते हैं। दोपहर के 2 बजे से ओपन रहने के बाद फिर वो खुलते हैं 1.5-2 घंटे, वहाँ पे भोग लगता है, वहाँ पे कपाट बंद रहते हैं। उसके बाद खुलते हैं 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास, फिर रात तक खुलते हैं 9 बजे। अभी भीड़ चल रही है, अभी यात्रा चल रही है, तो अभी यहाँ पे मैंने देखा था 10 बजे 11 बजे के आसपास भी कपाट खुले हुए थे। और दर्शन की बात करें, दर्शन बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके, अगर आप प्रॉपर लाइन से लग के जाते हैं, आप कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं करते तो आराम से जाइए, 1.5 से 2 घंटे में आपके दर्शन हो जाएंगे। और कृपया करके ये भूल जाइए कि आपको गर्भजून, अंदर गर्भजून तक नहीं लेके जाने देंगे प्रसाद। मैंने भी देखा था जितनी मर्जी भीड़ हो, नॉर्मल जो लाइन में जाता है उनको अंदर गर्भजून तक नहीं जाने देते हैं, मैंने नोटिस करा था। जिसके लिए आपको एक और ऑप्शन बता दूं, अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं, ये देखिए मंदिर के ठीक राइट साइड में, जहाँ से भैरव बाबा के लिए ऊपर भैरव बाबा घाटी के लिए जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी के पास देखिए ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पे आप वीआईपी दर्शन के लिए पर्ची कटा सकते हैं। मॉर्निंग में ऑफिस खुल जाता है, यहाँ से आप पर्ची कटाइए। देखिए सभी लोग यहाँ पे भीड़ लगाए खड़े हुए हैं, यहाँ पे अभी गेट ओपन होंगे तो यहाँ पे वीआईपी दर्शन की पर्ची कटाएंगे। और वीआईपी दर्शन वालों के लिए मेन जो लाइन है वहाँ से उनकी एंट्री नहीं होती है, वीआईपी दर्शन वालों की एंट्री वहाँ से होती है जहाँ से सारे श्रद्धालु अपना केदारनाथ धाम मंदिर के अंदर दर्शन करने का साइड से निकलते हैं। वहाँ से आप देखेंगे साइड से जहाँ से निकलते हैं वहीं से वीआईपी लाइन लगती है, वो छोटी लाइन होती है, वहाँ से ज़्यादातर लोगों को एंट्री कराई जाती है। तो अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो आपको उस हिसाब से पे करना पड़ेगा। स्टार्टिंग मेरे हिसाब से 1000-2000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 3000, 5000, 8000, 10,000। अगर आपको गर्भजून में जाके पूरे ज्योतिर्लिंग जो उसके आराम से दर्शन करने हैं, आपको उनका प्रसाद चढ़ाना है, जो भी पान प्रसाद होता है चढ़ाना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे दे करके जाना पड़ेगा। भगवान के सामने सभी बराबर हैं, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या गरीब क्या अमीर। तो मैं तो बोलूँगा आप नॉर्मल दर्शन कीजिए और आपको सुकून मिलेगा। वीआईपी दर्शन तो मैंने नहीं करे थे, बट हाँ अगर आप करना चाहते हैं, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये सब जानकारी देना आपके लिए अच्छा है कि आपका बजट है तो आप कर सकते हैं। नॉर्मल लाइन में लग के आएंगे तो आपको 1.5 से 2 से 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, और अगर वीआईपी दर्शन करेंगे तो वो हैंड टू हैंड अपनी स्लिप दिखा करके अंदर भेजते रहेंगे, उसमें आपको आधे घंटे या 15-20 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे प्रसाद का वहाँ पे प्राइस क्या है। प्रसाद वहाँ पे केदारनाथ बाबा का 50 रुपये से शुरुआत हो जाती है, 50, 100, 150, 500, 1000, जैसा भी आपका बजट है, 50 रुपये, 150, 200, 250 रुपये का जो मर्जी प्रसाद लेके आप केदारनाथ बाबा के मंदिर जा सकते हैं, वहाँ पे आप बाबा को चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद माना जाता है आपकी यात्रा तभी पूरी मानी जाएगी जब आप भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। येस फ्रेंड्स, जैसे ही आप केदारनाथ धाम से राइट साइड में देखेंगे सीढ़ी जा रही है, इस साइड से आप निकलेंगे वीआईपी दर्शन वाले काउंटर के साइड से, तो आपको
भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए रास्ता दिखाई देगा, तो यहाँ से आप भैरव बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं, जिसकी दूरी मेरे हिसाब से 1 से 1.5 किलोमीटर की आपको खड़ी चढ़ाई है। वहाँ पे आपको पान प्रसाद मिल जाएगा भैरव बाबा का, वहाँ पे तिल मिल जाएंगे, आपको ऑयल मिल जाएगा, जो भी आपको ठीक लगता है वहाँ पे आप चढ़ा सकते हैं। और तिल वाला और ऑयल वाला प्रसाद मेरे को थोड़ा सा महंगा लगा था, मेरे को लगा वहाँ पे 50-100 रुपये का होगा, बट वहाँ पे 100 रुपये से स्टार्टिंग थी, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। तो आप देख सकते हैं जैसा आपका श्रद्धा है वैसे आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप नॉर्मल भी दर्शन कर सकते हैं विदाउट प्रसाद के भी। केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद केदारनाथ बाबा के ठीक मंदिर के पीछे आप देखेंगे भीमशिला है। जब त्रासदी आई थी पूरी, वहाँ पे बाढ़ आई थी केदारनाथ मंदिर में 2013 में, तो वही भीमशिला है जिसने पूरे केदारनाथ मंदिर को बचाया था। उसके दर्शन कीजिए। उसके ठीक सामने पीछे जाएंगे तो सामने की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पे गुरु आदि शंकराचार्य जी की वहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ पे आप दर्शन कीजिए, भैरव बाबा के दर्शन कीजिए, खाना पीना खाइए आराम से, फिर अपना नीचे की तरफ मूव कर जाइए। अब यहाँ पे आपको खाने पीने की व्यवस्था बताता हूँ। केदारनाथ धाम के आसपास किस टाइप के ढाबे, किस टाइप के होटल, किस टाइप के रेस्टोरेंट आपको मिलने वाले हैं, वहाँ पे सभी व्यवस्था आपको मिलने वाली है। जिस प्रकार का आपका बजट है सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे वहाँ पे। कम से कम बजट है तो आपको ढाबे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको थाली मिल जाएगी 100 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये। अगर आपका ज़्यादा बजट है और बैठ के खाना चाहते हैं, अच्छा एक रेस्टोरेंट टाइप में बैठना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी अवेलेबल मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप बैठ के खा सकते हैं। सभी प्रकार का खाना आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपको रेस्टोरेंट या ढाबा या होटल से खाना नहीं खाना तो केदारनाथ मंदिर के पास आपको 2 भंडारे मिल जाएंगे। वहाँ पे भंडारे चलते रहते हैं सुबह, दोपहर, शाम, तो भंडारे से भी आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं और भंडारे वाला भोजन भी बहुत स्वादिष्ट होता है। अब बात करते हैं दर्शन करने के बाद आप मूव कर सकते हैं गौरीकुंड और सोनप्रयाग के लिए। अब यहाँ से आप जो गौरीकुंड पहुँचने के बाद गौरीकुंड में एक नाइट स्टे कर सकते हैं या फिर आगे मूव कर सकते हैं। अपना गौरीकुंड में नहीं करना चाहते हैं वहाँ से शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी वही आपको गौरीकुंड से 50 रुपये दे के सोनप्रयाग उतार देगी। वही फिर आप सोनप्रयाग में अपना डॉर्मेट्री ले सकते हैं या फिर बंक बेड ले सकते हैं। बहुत इजीली सिंपल वहाँ पे 200 रुपये तक, 150-200 रुपये तक आराम से इजीली आपको हॉल मिल जाएगा। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, शॉपिंग के भी वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। गौरीकुंड में, सोनप्रयाग में शॉपिंग करके अगले दिन आप सुबह उठेंगे तो कहाँ से आपको हरिद्वार और ऋषिकेश की बस मिल पाएगी वो भी आपको बता देता हूँ। सुबह सुबह सोनप्रयाग से कोई बसेस नहीं चलती हैं। सारी बसेस जो हरिद्वार के लिए मूव करती हैं वो करती हैं अपना सीतापुर पार्किंग से। तो कोशिश करें गौरीकुंड से सोनप्रयाग आए, सोनप्रयाग से सीतापुर पार्किंग आए। सुबह सुबह मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास, 3 से 4 बजे के आसपास बसेस अवेलेबल हो जाती हैं हरिद्वार आने के लिए। तो आप में से काफ़ी लोगों का सवाल था आने की टाइमिंग क्या रहती है। सुबह 4 बजे से लेकर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 इतने बजे तक ही बसेस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी सीतापुर से अपना हरिद्वार आने के लिए। किराए की बात करें, आते टाइम आपको सेम वही किराया 500-600 रुपये किराया पड़ने वाला है हरिद्वार तक का, सोनप्रयाग से हरिद्वार तक का। और ज़्यादा जानकारी के लिए फ्रेंड्स आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा केदारनाथ यात्रा के, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और उसको आप वीडियोस को देख सकते हैं कैसे मैंने यात्रा करी हुई है, कितना टाइम लगा था, कितने पैसे लगे थे। अब बात करते हैं कितने दिन आपको केदारनाथ यात्रा के लगने वाले हैं। अगर आप हरिद्वार से यात्रा शुरू करते हैं, मॉर्निंग में 5 बजे बस लेंगे, वो आपको 3 से 4 बजे इवनिंग में पहुंचा देगी सोनप्रयाग। मन करता है सोनप्रयाग रुकिए, गौरीकुंड रुकिए या फिर सीतापुर रुकिए। एक नाइट नीचे स्टे हो गया, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, फिर आप वहाँ पे तप्तकुंड में स्टे नहाने के बाद गौरीकुंड से मूव करेंगे केदारनाथ धाम के लिए। वहाँ पे एक नाइट स्टे करेंगे, वहाँ पे आपकी 2 नाइट हो गई। अर्ली मॉर्निंग उठेंगे सुबह सुबह, फिर अपना दर्शन करेंगे केदारनाथ बाबा के, खाना पीना खाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। फिर एक नाइट स्टे करेंगे अपना सोनप्रयाग या गौरीकुंड में। तो 3 नाइट आपकी स्टे आराम से हो जाएंगी। 3 नाइट 4 डेज़ लगा लीजिए हरिद्वार से यात्रा करने के लिए। अब यहाँ पे बजट की बात करते हैं। सबसे सस्ते में आपको बताऊँगा 2 से 3 ऑप्शन। हरिद्वार से बस लीजिए 600 रुपये, आना और जाना 1200 रुपये। सोनप्रयाग में हॉल मिल जाएगा आपको 200 रुपये का, वैसे 100-150 रुपये का मिलता है, मैं फिर भी 200 रुपये लगा रहा हूँ। 1200 रुपये प्लस आपके 200, 1400 रुपये। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी में 50 रुपये, 1400 प्लस 50 हो गए आपके 1450 रुपये। गौरीकुंड से यात्रा करेंगे अपना केदारनाथ धाम के लिए, पैदल यात्रा, उसमें खाने पीने का आपका खर्चा लगा लीजिए मोटा मोटी, मैं फिर भी मान रहा हूँ 300 रुपये, यानी कि 1450 प्लस 300, 1750 रुपये। 1750 के बाद आप लगा लीजिए वहाँ पे 200 रुपये का प्रसाद लगा लीजिए। 1750 प्लस 200 रुपये हो गए 1700, 1900, 1950 रुपये। 1950 के बाद वहाँ पे खाना पीना लगा लीजिए अपना 500 रुपये का। पूरी नाइट आप रुकेंगे वहाँ पे, मॉर्निंग का खाना पीना, उसके बाद कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी कुछ करेंगे तो 500 रुपये आप लगा लीजिए। 1950 और 500 रुपये लगा लीजिए, आपके हो गए
2450 रुपये। 2450 के बाद वापस आप अपना गौरीकुंड पे आएंगे। गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए फिर टैक्सी पकड़ेंगे अपना 50 रुपये की, तो 2450 प्लस 50 रुपये 2500 रुपये। उसके बाद एक नाइट आप स्टे करना चाहेंगे सोनप्रयाग में, तो वहाँ पे 200 रुपये लगा लीजिए। वैसे 100 रुपये में रुक जाएंगे, बट 200 रुपये लगा के चलिए, अब मैं मान के चलिए, तो टोटल हो गए आपके 2700 रुपये, जिसमें आपको 3 नाइट स्टे करने को मिला, खाना पीने के साथ, पूरी यात्रा के साथ, पूरी जानकारी के साथ आपकी 2700 रुपये में यात्रा हो जाएगी। अगर आप स्टे करते हैं 3 नाइट 4 डेज़ के लिए, अगर आप स्टे नहीं करना चाहते वो भी ऑप्शन आपको बता देता हूँ। अगर आप केदारनाथ धाम पे भंडारा खाते हैं, अगर आप 500 रुपये शॉपिंग नहीं करते, तो वहाँ पे आपके पैसे बच जाएंगे, तो भंडारे से भी आप काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 200 से 300 रुपये बच जाएंगे। अब यहाँ पे और भी सस्ता बताता हूँ। सबसे पहले पकड़िए 600 रुपये की बस अपना हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। वहाँ से आप सीधा निकलिए अपना गौरीकुंड, 50 रुपये, 650 रुपये हो गए। 50 रुपये के बाद आप तप्तकुंड में स्नान कीजिए, सीधा अपना यात्रा स्टार्ट कीजिए। कहीं पे स्टे नहीं करना आपको, नहाना धोना वहीं पे कर लीजिए। तप्तकुंड में सीधा यात्रा कीजिए। यात्रा में आपके 300 रुपये खाने पीने के लगा लीजिए। यहाँ पे हो गया आपके 650 प्लस 300 रुपये, 950 रुपये। 950 रुपये के बाद जैसे आप मंदिर पे पहुँचेंगे, मंदिर पे आपको वहाँ पे क्या है, रात हो जाएगी। रात में वहाँ पे स्टे कीजिए एक नाइट का स्टे वहाँ पे लगा लीजिए 250 रुपये। 950 प्लस 250 आपके हो गए 1200 रुपये। 1200 रुपये के बाद आप अपने मॉर्निंग में उठेंगे, वहाँ पे 200 रुपये का प्रसाद लगा लो। 1200 रुपये प्लस 200 1400 रुपये। वहाँ पे खाने पीने का 200 रुपये का लगा लो अपना। 1400 प्लस 200 रुपये हो गए आपके 1600 रुपये। उसके बाद नीचे आएंगे गौरीकुंड, गौरीकुंड से सोनप्रयाग आएंगे, 50 रुपये लगा लीजिए, 1650 रुपये। फिर वहाँ पे अपना जो है आप केदारनाथ धाम से नीचे उतरेंगे गौरीकुंड या सोनप्रयाग इवनिंग में 4 बजे 5 बजे के आसपास, तो आपको बसेस नहीं मिलने वाली, तो आपको वहाँ पे जो स्टे करना पड़ेगा। हॉल ले लीजिएगा 200 रुपये का, तो आपके 1650 प्लस 200 रुपये कितने हो गए, 1850 रुपये। वहाँ से फिर आप अपना 600 रुपये की फिर बस पकड़िए, 1850 प्लस 600 रुपये आपके हो गए 2450 रुपये। तो ये आपकी 2500 रुपये में यात्रा, मतलब 2450 रुपये, मतलब 2500 रुपये में आपकी यात्रा पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपके 2 नाइट आप स्टे करेंगे। एक नाइट धाम पे करेंगे, एक नाइट अपना वापस आने के बाद सोनप्रयाग में गौरीकुंड में करेंगे। जाते टाइम स्टे नहीं करना आपको, सीधा चले जाइए। तो ये आपको मैंने 2500 रुपये के अंदर वाली यात्रा बता दी, फिर आपको 3000 रुपये वाली बता दी। अब यहाँ पे आपको सबसे सस्ती यात्रा करने का एक तरीका बताता हूँ। बहुत टफ तरीका है, बहुत डिफिकल्ट है, आप में से कई लोगों ने करा भी होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हरिद्वार से आपको बस लेनी है 600 रुपये की। 600 रुपये की सबसे पहले बस पकड़िए, सीधा पहुँचे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में स्टे नहीं करना, सीतापुर में नहीं करना, गौरीकुंड में नहीं करना, सीधा पहुँचे गौरीकुंड। सोनप्रयाग से 50 रुपये की टैक्सी लेके पहुँचे शेयरिंग में गौरीकुंड। गौरीकुंड में आप सीधा 3 से 4 बजे आप आराम से पहुँच जाएंगे दिन में। वहाँ पे तप्तकुंड में स्नान कीजिए और सीधा अपना यात्रा पे निकल जाइए केदारनाथ के लिए। उसके बाद जैसे ही आप रात में पहुँचेंगे 12 से 2 बजे के आसपास पहुँचेंगे अपना केदारनाथ धाम। उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन, जो आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराया होगा यात्रा का, उसी से आपको मिलेगी दर्शन पर्ची। दर्शन पर्ची का अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, वहाँ से आपको स्लिप मिल जाएगी। 100 रुपये का प्रसाद लेके सीधा लग जाइए लाइन में। लगने के बाद आपका 4 बजे कपाट खुलते हैं। कपाट खुलने के बाद आप लगाइए 5 से 6 बजे आपके दर्शन हो जाएंगे, 1.5 से 2 घंटे में, सुबह सुबह। उसके बाद आप सीधा भैरव घाटी निकलिए, पीछे अपना भीमशिला देख करके, गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा देख करके पीछे, फिर सीधा वहाँ पे भंडारा देखिए। भंडारा खाने पीने को आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सुबह मॉर्निंग से इवनिंग तक पूरा चलता रहता है, वो खाइए। उसके बाद सीधा मूव कीजिए अपना गौरीकुंड। गौरीकुंड में स्टे मत कीजिए, जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे शाम हो जाएगी। शाम के बाद वहाँ से मूव कीजिए 50 रुपये का अपना टैक्सी लेके शेयरिंग, वो सोनप्रयाग में आपको हॉल मिल जाएंगे 100 से 200 रुपये के बीच में। तो मोटा मोटी मान के चलिए आपका हरिद्वार से सोनप्रयाग 600 रुपये, 50 रुपये आपके शेयरिंग में गौरीकुंड। गौरीकुंड से वहाँ से पैदल जाएंगे, फिर आपका 100 रुपये का प्रसाद लगा लो। 600 प्लस 50 प्लस 100 हो गए आपके 750 रुपये। 50 रुपये की शेयरिंग टैक्सी लेके पहुँचेंगे सोनप्रयाग, ये आपके हो गए 900 रुपये। 900 रुपये के बाद आप सीधा वहाँ पे एक हॉल ले लीजिए 200 रुपये का सोनप्रयाग में स्टे करने के लिए। रात में आपको बसेस नहीं मिलने वाली हरिद्वार वापस आने के लिए, तो टोटल आपके हो जाते हैं 1000 रुपये। अगली सुबह जब आप हॉल से उठेंगे सुबह मॉर्निंग में, तो वहाँ से फ्रेशन अप हुई। उसके बाद सीधा सोनप्रयाग से मूव कीजिए सीतापुर पार्किंग। सीतापुर पार्किंग से आपको सारी बसेस मिलेंगी अवेलेबल, मॉर्निंग में 3, 4, 5, 6, आफ्टरनून तक सारी बसेस मिलेंगी। और बस के किराए की बात कर ले, सोनप्रयाग से हरिद्वार तक का आपको पड़ने वाला है 600 रुपये। तो टोटल आपके हो जाते हैं 1000 प्लस 600 1600 रुपये। पूरी यात्रा में 1600 में 400 रुपये और ऐड कर देना खाने पीने के लिए, तो टोटल हो जाएंगे आपके 2000 रुपये। तो ये आपको मैंने 2500 रुपये के अंदर वाली यात्रा बता दी, फिर आपको 3000 रुपये वाली बता दी और 2000 रुपये वाली भी बता दी। जो भी यात्रा आपको पसंद आती है वो वाली यात्रा आप कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका इशू हो, जो भी हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
और कमेंट सेक्शन में जय श्री केदारनाथ जरूर लिख देना। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, अपने फैमिली फ्रेंड्स कलीग को बता सकते हैं कि इस बंदे ने ऐसी वीडियो बनाई हुई है पूरी डिटेल के साथ। कुछ भी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके सबके लिए मैंने बहुत मेहनत करी इस वीडियो के लिए। और जाते जाते यहाँ पे एक और आपको बात बता दूँ, वहाँ पे एयरटेल से ज़्यादा अच्छे नेटवर्क जियो के हैं। चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक का बटन दबा देना। भोले बाबा आपकी और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। ऐसी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अन्य ब्लॉग से सपोर्ट करते रहिए। यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करना चाहूँगा। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और एक नई वीडियो के साथ। जय श्री केदारनाथ बाबा की जय।